नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग एक ऐसी फॉर्मूला बेस पे लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक नज़र आपको समझने की पर्पस के लिए मैं प्रेजेंट करता हूँ। आज हमने स्टॉक स्किनर के बेस पे कुछ फॉर्मूलाज क्रिएट किया और उसमें हमने पूरे मार्केट के बेसिस पे कुछ कंपनीज को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। उसमें एक-एक करके हम स्टॉक लर्निंग करेंगे आज की इस टॉपिक में। जहाँ पे देखा गया मैंने मार्केट कैप जिसका कंपनी का 500 से लेकर के 1000 करोड़ की बातें कहती है, जिसमें प्रमोटर के पास कंट्रोल ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 60% से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने यूज़ किया था एफआई, जो कि हमारे इंडियन डीआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसकी तादाद उस कंपनी में मिनिमम 1% तक होना चाहिए। और जो लास्ट मैंने क्रिएट किया उसको कहते हैं जो प्राइस टू अर्निंग, जो आखिर अर्निंग जितनी कर रही है उसके मुताबिक वो 20% से 20 गुने से ज़्यादा की प्राइसिंग मार्केट में मूव ना करता हो, इससे छोटी मूव करता हो। इस तरह की कंपनी को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज की इस लर्निंग में। उसमें एक कंपनी में हमने ऑलरेडी स्टडी किया। ये मेरा सेकंड कंपनी है जिस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ और उसको लेकर के चलिए हम लोग जाते हैं। कंपनी का नाम है ब्रेज, ब्रेज आयरन एंड स्टील लिमिटेड। और इस कंपनी को यदि देखा जाए तो अभी ये मेन पोर्टल में लिस्टेड है और बीएसई एनएसई दोनों जगह लिस्टेड है इस कंपनी को। और यहाँ पे कंपनी का नाम से पता चलता है कि आयरन स्टील में कंपनी कामकाज करती है। और इनकी वेबसाइट्स का एनिमेटेड डेटा कहते हैं इनके पास माइनिंग का कामकाज है और इससे रिलेटेड जो कामकाज है उसमें अच्छी खासी कामकाज एनिमेटेड के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ब्रज की हम लोग बात करने की करेंगे। इसका टीएमटी बार भी आता है जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेफ फ्यूचर की बातें कहती है और इनका एनिमेशन काफ़ी बेटर उन्होंने क्रिएट किया है। अब इसी बेटर के ऊपर क्या मार्केट भी बेटर करती है या नहीं कहती है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे यदि इनकी प्रोडक्टिविटीज में देखा जाए तो कंपनी कहती है कि इनके पास पहला इज द स्पॉन्ज आयरन है, तो सेकंड पार्ट इज द पावर सेक्टर के लिए कंपनी कामकाज करती है। थर्ड बात कहते हैं कि एमएस विलेट भी इनके पास है साथ में। जो पांचवी चौथी बार कहती है, चौथी जो बात कहती है वो कहते हैं टीएमटी बार पे कंपनी का कामकाज, अर्थात आयरन करते हैं तो टीएमटी बार तो ऑब्वियसली बनाएगी और मार्केट में शायद बेचती होगी। इसको लेकर के यदि हम इनकी वेबसाइट्स पे अलग-अलग इन्फॉर्मेशन है और ये कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल है हमारे पास, लॉजिस्टिक की सर्विसेज में हमारी इंक्लूडिंग है, सेल्स और मार्केटिंग हमारे पास काम अच्छी खासी होती है। इन सब को लेकर के हम क्या जानने वाले हैं पता है? केवल केवल मार्केट का रिएक्शन। देखिए, आज के टाइम में मार्केट में भले ही उतार-चढ़ाव चलता रहता है क्योंकि ये सेगमेंट कई बार सेगमेंट के हिसाब से चलती है तो कई बार मार्केट के हिसाब से चलती है। कई बार मार्केट में हमने देखा कि मार्केट कई बार गिरती है, लेकिन कुछ स्टॉक रैली करती रहती है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि इसका ट्रेंडिंग क्या है, उस सेक्टर का ट्रेंडिंग क्या कहता है, उस पे ज़रा फोकस करने की कोशिश करेंगे। और इसके मुताबिक यदि हम देखें, तो आज इसको हम सिंपल शब्दों में समझे तो निवेशकों का जो इंटरेस्ट है इस कंपनी में वो करीब-करीब 40,000 से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट, ठीक है? और कुछ लंबी बल्क डील भी सामने आया था जो कि 6-7 बल्क डील देखने को मिला है और ये तब सामने आता है जब टोटल होल्डिंग के बेसिस पे जो परसेंटेज है वो 0.05% के आसपास आंकड़ा या फिर 3% के आसपास इस तरह के आंकड़ा कुछ शो करती रहती है, उसको बेसिस पे बल्क डील के अंदर काउंट हो जाती है। कुछ नंबर और परसेंटेज को लेकर के चलती है। अब देखा जाए तो ब्रेज आयरन एंड स्टील कि जो स्टॉक प्राइस रही, अभी के टाइम में इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी छोटा-सा है। कहाँ ₹628 का स्टॉक इंटरेंसिक वैल्यू, कहाँ मार्केट की ₹219 की प्राइस। बुक वैल्यू तो काफ़ी छोटी-सी है, ₹115 के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। उसके मुताबिक देखा जाए तो 200% की उछाल क्रिएट किया है वहाँ से। जबकि हायर टू हायर भी देखा जाए तो 297 तक गया था, इसको कह सकते हैं 300, अर्थात 200 से लेकर के 300 तक के बीच में, मतलब ₹100 के आसपास मार्केट ने अप डाउन करने की प्रयास रही है। इसको लेकर के निवेश को। अब यदि कंपनी में आप इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे इसको देखते हैं, तो कह सकते हैं कि नियर अबाउट उतना ही अभी क्राउड है जो कि बाकी कंपनियों में शामिल है। इनके यदि पीयर्स कंपनी को देखेंगे तो सामने आती है कि इनके साथ चाहे वो जिंदल स्टील हो, वो कंपेयर किया जा रहा। सेकंड पार्ट इज द आयरन, ब्रज आयरन को कंपेयर, चंबल
मेटेरियलिस्टिक्स की बात कहती है। तो मुझे लगता है कि कंपेयर यदि करते हैं तो कई बार बड़ी से छोटी, छोटी से, क्योंकि मार्केट कैप यदि जिंदल स्टील का 93,000 करोड़ का है तो इसका 722 करोड़ की मार्केट कैप कहती है। तो आपस में एक बड़ी छोटी को कंपेयर करते हैं, तब भी चलिए कंपेयर करने के टाइम पे कुछ चीज़ों को हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे देखा गया कंपनी के बिजनेस में इन पार्टों को देख करके हमें लग रहा है कि क्या इसको हिट तो नहीं कर दिया गया, किसको, अर्निंग पर शेयर। तो उसको भी हम लोग एक रिकंसाइल करेंगे, छोटी सी पार्ट होगा, क्योंकि ये समरी डेटा के बेसिस पे हम कंक्लूजन पे नहीं चल सकते कि मार्केट की जो ये डेटा है वो एक परफेक्ट डेटा क्रिएट कर, क्योंकि कई बार हम कहते हैं तो क्या कंपनी डेट टू इक्विटी को लेकर के इतने सटीकता परसेंटेज बात हम समझते हैं। अब यहाँ पे कंपनी कर्ज ले रही है, कर्ज दे रही है, इसका हमें कैसे पता चले? आज के समय तो ये नंबर, एक नंबर आ जाती है। जहां तक आरओई आरओसी का सवाल है वो 33% से 36% की दिशा दिखाती है। जो कंपनी है, इस कंपनी में अर्निंग भी करीब करीब बेटर कहती है, 18 रुपए से ज्यादा पर शेयर की कमाई भी है, और मार्केट में 3 करोड़ 20 लाख का शेयर है, जिसकी वजह से ये मार्केट की क्या 723 करोड़ का आंकड़ा देती है। और प्रमोटर के पास कंट्रोल इस कंपनी का भरपूर है, 75% के कंट्रोल के साथ प्रमोटर काम कर रही है। अब आती है, सवाल आता है क्या इसका जो परसेंटेज ऑफ इनकम है, इनकम के बेसिस पे कितनी परसेंटेज का रिस्क फैक्टर बनती है। और वो तो कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी जो बनी थी 2004 में कंपनी बनी थी, ब्रज आयरन स्टील्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग स्पॉन्ज आयरन, एमएस व्हीलर्स एंड द टीएमटी वार को लेकर कंपनी का कारोबार रहा था। अब इससे कितनी पैसे पैसे कमाती है, कितनी पैसे पे इनका ध्यान जाता है, वो हम जानने की कोशिश करें। तो इसका जो चार्ट लेवल को देखा गया पिछले एक साल की, तो चार्ट में हमने देखा कि मार्केट एक रैली क्रिएट कर रही थी, अर्थात डिमांड थी, फिर डिमांड टूट गई, और डिमांड का टूटना लगातार अभी जारी है। कुछ दिनों से देखा गया कि डिमांड लगातार घटता जा रहा है। इसका आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर क्या इम्पैक्ट करती है, क्या फाइनेंशियल इसको सपोर्ट देती है कि नहीं देती है? देखिए, ईयर एंड ईयर बेसिस का डेटाबेस कहती है कि 2023 तक काफी बेटर इन्होंने रिजल्ट क्रिएट किया था सेल्स को लेकर। 24 में आकर के थोड़ी सी गिरावट दर्ज करती है, और थोड़ी सी का मतलब 18% से लेकर के नेट इनकम में 6% की वृद्धि दर्ज। दूसरी तरफ क्वार्टरली बेसिस का डेटा सामने आता है, जो कि जून 23 से लेकर सितंबर 24 तक का डेटा सामने आया, उसके मुताबिक जो पिछले साल का परफॉर्मेंस था उससे उन्होंने परफॉर्मेंस बेटर नहीं करती नजर, जिसके मुकाबले ये देखा गया कि सितंबर टू सितंबर में 23% से ज़्यादा की गिरावट हो जाती है, और नेट इनकम में करीब 43% से भी ज़्यादा की गिरावट, जबकि क्यू और क्यू का भी गिरावट लगातार जारी है। तो स्टॉक की प्राइस में गिरावट ऑब्वियसली सी बात है होना पॉसिबल बनता है। सिंपल से स्ट्रेटजी में यदि कंपनी का कारोबार में थोड़ा सा दिक्कत है तो इसका भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन यदि 12 महीने की डेटाबेस को देखें तो वो 400 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर की बातें कहती है, उसमें 47 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग। अच्छी बात ये रही कंपनी के लिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दर्ज करती है, यदि ऑन एवरेज देखा जाए लास्ट 12 महीने की डेटा बेस। तो कंपनी में इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा नहीं सता पाती है, क्योंकि जो इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो इनके पास एडजस्टेबल की बात है। नेक्स्ट बात ये कहती है इसको लेकर के, तो क्या इसको लेकर के नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो करीब करीब कंपनी 12% की सेविंग कर पाती है अपने इस बिजनेस मॉडल से। इसके अलावा यदि इस बिजनेस मॉडल की हम ये बात देखें कि आखिर इनमें रिस्क फैक्टर कितना था, तो रिस्क को लेकर कहते केवल 10 दिन का रिस्क फैक्टर था, 10 दिन में पैसे रिकवरी आती है, जबकि कंपनी बिल्कुल ही डेट्स फ्री के कगार पे है। क्योंकि जब हमने नंबर देखा था तो हम नंबर से हमेशा कंक्लूजन पे नहीं जाते कि आखिर कंपनी सिचुएशन क्या क्रिएट कर रही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा गया कि कंपनी अपनी कर्ज को लेकर के लगातार पे आउट करती नजर आती है। जहाँ 63 करोड़ तक की कर्ज थी वो घट के केवल 7 करोड़ हो जाता है, तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। इसके अलावा जो फंड है
उसमें देखा गया कि इनके पास फिक्स एसेट्स भी हैं, वर्किंग कैपिटल ही पड़ा हुआ है और बाकी सारे फंड भी इनका देखने को मिला है एसेट्स के अंदर। उसका भी हमने कंक्लूजिव डेटा लिया तो समझ में आई कि कंपनी ऑलमोस्ट जो सेल्स के मुताबिक जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ी थी वो केवल 4% दर्ज करती है। प्रॉफिट के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो केवल 36% की दर्ज करती है, अर्थात 67% की इनके हाथों में पैसा रिसीव हो चुका है। तो ये इनको क्या दर्ज करती है? ये इनको पॉजिटिव दर्ज करती है, जो आप यहाँ पे पॉजिटिव हो क्योंकि आपकी रिस्क फैक्टर भी 10 दिन की बात कहती है। जो पैसे हैं वो भी 10 दिन में आ जाएंगे। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट में हमने कहा कि हमने जब स्टार्ट किया था इसको लेकर के तो कहा था जो हम कुछ पहलू पे जरूर फोकस कर रहे हैं, जिसमें खास करके प्रमोटर के पास अच्छी खासी कंट्रोल हो, साथ में इस कंपनी में डीआईआई की भी होल्डिंग हो, क्योंकि ये दोनों एक क्या दर्ज करती है, एक फ्यूचरिस्टिक दर्ज करती है। जहां पे डीआई की होल्डिंग होती है वो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ देखने को बनती है। उसमें देखा गया, यदि हम देखते हैं तो वो कहती है कि यहाँ पे डीआई की होल्डिंग 3% से ज्यादा बनी। और डीआई में कौन से बनी? कहते हैं वोलरेड्स वेंचर्स पार्टनर्स फंड है। अब ये गामा कहाँ के हैं कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे पोजीशन देखने को मिला है। पब्लिक की होल्डिंग में 20% की होल्डिंग ही ऑलमोस्ट बचा है, जिसमें 40,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है। लेटेस्ट की बात किया जाए तो फिलहाल कोई ऐसा बात नहीं सामने आती है, लेकिन सीजीआर के बेसिस पे आप देखेंगे तो कंपनी जो सेल्स का आंकड़ा था वो तो बढ़ रही थी लेकिन बाद में डिक्लाइन कर गई एटीएम के मुताबिक। लेकिन स्टॉक प्राइस भी लगा, जो प्रॉफिट था वो लगातार बेटर करती है और लिस्टिंग बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं है कंपनी को, इसीलिए यहाँ पे सीजीआर की डेटाबेस नहीं शामिल आता। इसके मुताबिक यदि हम पीयर्स को कंपेयर करके देखें तो उसके मुताबिक तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑन एवरेज जो इंटरेस्ट है निवेशकों का वो तो सेम है, जैसे बड़ी कंपनी में वैसे ही था यहाँ भी है। तो इसके मुताबिक जो है वो अच्छी बातें शामिल ये करती है कि कंपनी डेट्स फ्री कंपनी के कगार पे है। जो इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट कुछ सालों का वो ठीक ठाक कहती है। और यदि कोई कंपनी डिविडेंड ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये देना मैंडेटरी नहीं है। अब सोचिए ये छोटी सी कंपनी जिनके पास कितनी के करोड़ की 47 करोड़ की लास्ट ईयर में प्रॉफिट बुक करती है, उसमें कितना आपको दे देगी? पहले तो उसको अपने बिजनेस को डेवलप भी तो करना है। ये चीजें शामिल हो सकती है। इसको लेकर के हमने समझने की जानने की कोशिश किया। अब एक चीज और सवाल आता है कि आखिर इनका जो सेगमेंट रहा, जैसे कहती है कंपनी हम पावर सेक्टर में भी डील करती है, उसमें किस सेगमेंट से कितना ज्यादा पैसे अर्न करती है, उसके लिए एक सवाल बन जाता है। और जब सवाल ये बनता है तो हम बीएससी की डेटाबेस पे चलते हैं और बीएससी पे हमें ये जो फीचर्स हैं काफ़ी अच्छा लगता है। यदि सेगमेंट वाइज ऐसा कोई डेटा होता तो यहाँ पे उन्होंने अपडेट करके दे देती है जो हाँ इसका इस सेगमेंट में ये सब इनकम सोर्स क्रिएट करती है, उसके बेसिस पर ये प्रॉफिट का नंबर दर्ज कर। तो हमने इस कंपनी को लेकर समझने की कोशिश किया जानने की कोशिश किया। स्टैंडअलोन के मुकाबले पिछले क्यू और क्यू के मुकाबले सेल्स में गिरावट रही, सेंटिमेंटल गिरावट के साथ साथ ऑपरेटिंग हो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, सब में सेंटिमेंटल इनको डिक्लाइन करने के चांसेस बन गई। और लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, थोड़े दिन पहले की लिस्टिंग की बात है, तो लिस्टिंग के बाद मार्केट में अप डाउन का सिचुएशन कई बार चलती रहती है। और ये हमने जानने की प्रयास किया ब्रज आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। फिलहाल यहाँ जो गैपिंग है किस चीज को लेकर के अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है और इसको आगे शायद यदि कामकाज करती है तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट करने में सक्षम हो सकता है। फिलहाल का ट्रेंडिंग है जिसमें लगातार बिकवाली का प्रेशर है और कहते हैं जब मार्केट में अपने अकॉर्डिंग ना चले तो अपनी कैपिटल को कम से कम बचाते रहना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ही आगे काम आएगा, फ्यूचरिस्टिक्स हैं। इसीलिए यदि उस तरह की सिचुएशन बनती है तो अपने कैपिटल को बचाते हुए निकलते रहना चाहिए और यदि मौका मिलता है तो दोबारा एंट्री कर करके आगे फ्यूचरिस्टिक्स प्लान में शामिल होते रहना चाहिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी दे सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।